प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को तीसरी इकाई का दूसरा चैप्टर पूंजी लाभ कैपिटल गेन के फंडामेंटल्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका हिंदी और अंग्रेजी में पीडीएफ फाइल मैंने आप लोगों को भेज चुका है। कोई भी लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए पीडीएफ फाइल को पहले आप अपने पास प्रिंट आउट निकाल कर रख लें, तो वह आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। उसके बाद आप मेरे वीडियोस जो हैं उसको सुनने का प्रयास करेंगे तो कोई भी टॉपिक पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और कोई भी नया चैप्टर जब प्रारंभ किया जाता है तो प्रारंभ से लेकर उसको आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और अपने हिसाब से आप नोट्स बनाइए। पूंजी लाभ सेक्शन 45(1) के अंतर्गत आता है। गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। हमारे पास कोई कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होना चाहिए, उसके माध्यम से जितना हम लाभ कमाएंगे वो आपका कैपिटल गेन कहलाएगा। अब तीन शब्द हैं, एक कैपिटल एसेट पूंजी संपत्ति, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण और पूंजी लाभ की गणना। इन तीनों शब्दों को हम पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो पूंजी संपत्ति से जो आशय होता है किसी करदाता की किसी भी प्रकार की संपत्ति से होता है, वह चाहे उसके व्यापार में उपयोग में आती हो या व्यापार में उपयोग ना आती हो, परंतु संपत्ति होना चाहिए। दूसरा जो अर्थ है इसका, प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज जो होती हैं जो किसी संस्थागत विनियोगकर्ता के पास हैं। एक इन्वेस्टर है जो सेबी द्वारा नियम बनाए गए 92 के अंतर्गत नियमों के अनुसार संपत्ति के अंतर्गत विनियोग किया हो, वह भी पूंजी संपत्ति कहलाती है। सामान्य शब्दों में पूंजी संपत्ति चल अथवा अचल, मूर्त अथवा अमूर्त, टेंजिबल और इंटेंजिबल, स्थायी अथवा चलायमान, फिक्स्ड और फ्लोटिंग हो सकती है। पूंजी संपत्ति में आपका जमीन है, लैंड, भवन है, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल ऑफ द बिजनेस, पट्टेदारी के अधिकार, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, किसी कंपनी के शेयर्स, निर्माण करने का लाइसेंस इत्यादि सभी चीज़ें शामिल हैं। परंतु निम्न को छोड़कर इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। उसमें पहला आता है व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग होने वाला रहतिया, कच्चा माल, उपभोग्य स्टोर, कंज्यूमेबल स्टोर्स। दुकान का जो स्टॉक रहता है वो हमेशा पूंजी संपत्ति नहीं कहलाएगा। जब भी उसको बेचेंगे तो बिजनेस प्रॉफिट आपका कहलाएगा। लेकिन कभी कभी सारा बिजनेस बंद करने के बाद जब स्टॉक सहित संपत्तियों को बेच देते हैं तो वो आपका कैपिटल एसेट कहलाएंगे। नंबर 2, व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली चल संपत्तियां, इसको पूंजी संपत्ति नहीं मानते। अब व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली चल संपत्तियां आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं? हमारे पहनने के कपड़े, घर के बर्तन होते हैं, रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं, एसी का घर में उपयोग करते हैं, फर्नीचर है, सोफा सेट, कार का उपयोग हम घर में करते हैं, स्कूटर का उपयोग घर में करते हैं। ये सारी संपत्तियां पर्सनल एसेट्स कहलाएंगी, व्यक्तिगत संपत्तियां कहलाएंगी। लेकिन आभूषण को छोड़कर ऑर्नामेंट को कैपिटल एसेट माना गया है। ऑर्नामेंट कैपिटल एसेट माना जाएगा। उसको छोड़कर घरेलू उपयोग की जितनी वस्तुएं हैं उनको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। ये इसका एक्सेप्शन है। उसके बाद एक कृषि भूमि जो होती है, एग्रीकल्चर लैंड, जो कि 10,000 जनसंख्या से कम आबादी वाले नगर में स्थित हो तो वो आपका कृषि भूमि कहलाएगी। शहरी क्षेत्र में जो कृषि भूमि स्थित होगी वो आपका कैपिटल एसेट कहलाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि कह सकते हैं जिसकी आबादी 10,000 से कम है, तो वो आपका एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी, ग्रामीण क्षेत्र की। पूंजी संपत्ति नहीं कहलाएगी। उसके अलावा स्पेशल बियरर बॉन्ड जो आजकल बंद हो चुके हैं, गोल्ड बॉन्ड्स आजकल बंद हो चुके हैं, ये भी आपका पूंजी संपत्ति नहीं कहलाती। अभी एक आपका चल रहा है स्वर्ण निक्षेप बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम जो है, उसके अंतर्गत यदि गोल्ड बॉन्ड्स किसी के पास हैं उसे भी पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता है। तो किसे पूंजी संपत्ति माना जाए, किसे पूंजी संपत्ति नहीं? यदि वो कैपिटल एसेट हमारी नहीं होगी तो उसके ट्रांसफर से होने वाला लाभ जो रहेगा वो पूंजी लाभ इसके अंतर्गत नहीं कहलाएगा। इन बातों को हमको पहले इसके अंतर्गत समझना है। दूसरी चीज, अब पूंजी संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक कहलाती हैं अल्पकालीन पूंजी संपत्ति, नंबर 2 होता है दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब अल्पकालीन पूंजी संपत्ति किसे कहा जाए? जो करदाता के पास हस्तांतरण की तिथि से ठीक पूर्व 36 महीने से अधिक समय तक उपयोग में न आई हो, यानी 36 महीने के अंदर ही किसी संपत्ति को खरीदना और उस संपत्ति को बेच देना, ये आपका अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाएगी। जैसे मान लीजिए 2 वर्ष पहले किसी भवन को मैंने 8 लाख में खरीदा, आज मैंने उसको 15 लाख रुपए में बेच दिया, तो 7 लाख रुपए का जो इकट्ठा लाभ होगा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। एक होता है आपका वित्तीय संपत्ति, यानी किसी कंपनी के शेयर्स हैं, सूचित प्रतिभूतियां लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, यूटीआई के यूनिट हैं, जीरो कूपन बॉन्ड हैं, किसी कंपनी के साधारण अंश हैं। ये 12 महीने के अंदर यदि हमने खरीदा और बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। दूसरा आता है मतलब आपका भूमि और भवन जो है, ये भी 1/4/17 के बाद 1/4/17 के बाद यदि उसको खरीदा गया हो और 24 महीने के अंदर बेच दिया गया हो तो यहाँ पर वो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाएगा। यहाँ 36 महीने की सीमा लागू नहीं होती। और एक तीसरा एक्सेप्शन है डेप्रिसिएबल प्रॉपर्टी, जो ह्रास वाली संपत्तियां हैं जिनके ऊपर अपलिखित मूल्य के आधार पर ह्रास लगाया जाता है, यानी घटती शेष पद्धति डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के आधार पर जो ह्रास चार्ज किया जाता है, ऐसी संपत्तियां मेरे पास कितने समय से भी क्यों न हो, परंतु हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो ये इसका एक्सेप्शन है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट किसको कहेंगे? जो मेरे पास 36 महीने से ज़्यादा समय तक हो, हमने रखा और उसके बाद उसको बेच दिया, तो उस पर होने वाला लाभ जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाएगा। लेकिन वही अपवाद इसमें भी हैं। वित्तीय संपत्ति यदि 12 महीने से ज़्यादा समय मेरे पास हो तो दीर्घकालीन हो जाएगा। भूमि और भवन 1/4/17 के बाद मैंने प्राप्त किया और उसके बाद मैंने 24 महीने तक रखा और उसके बाद बेचा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाएगा। लेकिन डेप्रिसिएबल प्रॉपर्टी जो रहेगी ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसके अंदर होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कभी नहीं होगा। ये कुछ बातें मैंने इसके अंदर आपको बताई। अगली बातें लाभ की गणना कैसे करेंगे, ट्रांसफर क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको क्लियर करूंगा। थैंक यू।